हेलो एवरीवन, दिस इज अंशु एंड वेलकम टू रिवीजन क्लासेस। इस वीडियो में आज हम समझने वाले हैं मेंडल के बारे में। मेंडल ने कौन कौन से नियम दिए हैं, उनके बारे में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें जाननी है। इससे पहले सेम लेक्चर को मैंने इंग्लिश मीडियम में भी अपने चैनल पे डाल रखा है वीडियो में, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा। जेनेटिक्स के प्लेलिस्ट में आपको मेंडल के सारे लॉज, जितने भी उसके प्रयोग हैं, उन सभी का इंग्लिश मीडियम में वीडियो मिल जाएगा। ये पूरा हिंदी मीडियम में है, जिससे कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी ये आसानी से समझ में आ सके। तो चलिए डिस्कस करते हैं। मेंडल वार्ड में हमको पढ़ना क्या होता है कि सबसे पहले कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि ग्रेगर जॉन मेंडल कौन थे। तो वो जो भी बच्चा अभी क्लास 11th में आया है तो उसने 10th में जेनेटिक्स पढ़ा है, और वहाँ हम पहली लाइन यही पढ़ते हैं कि ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता के जनक या आनुवंशिकी के जनक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने सबसे पहली बार आनुवंशिकी पर प्रयोग किया था, और इसी वजह से इनको हम बोलते हैं जेनेटिक्स के फादर या फिर आनुवंशिकता के जनक। अब देखो ये कहाँ के थे, तो ये भी हमें याद कर लेना है कि ये ऑस्ट्रिया के थे। ऑस्ट्रिया एक जगह है, वहाँ पे ये इनका डेटा मतलब कि यहाँ जन्म स्थान था उनका। इसके अलावा हमको और जानना है कि इनका जन्म कब हुआ था। तो जन्म इनका हुआ था 22 जुलाई 1822 ईस्वी को। ठीक है। अब देखो इन्होंने प्रयोग किस पे किया, तो इनका प्रयोग या फिर जो इनका अध्ययन था वो गार्डन पी पे किया था। उन्होंने जो उद्यान मटर होते हैं उस पे इन्होंने लगातार 7 वर्षों तक काम किया, जिसका ईयर भी कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है। 1856 से लेके 1863 तक 7 साल तक उन्होंने गार्डन पी पे वर्क किया, जिसका कि बोटैनिकल नेम या फिर वैज्ञानिक नाम है पाइसम सेटाइवम। अब इस पे काम करने के बाद वो एक निष्कर्ष पे पहुँचे। वो निष्कर्ष क्या था कि उन्होंने कई प्लांट्स को लिए, कभी लंबे कभी बौने, उन सभी के बीच में संकरण कराया, फिर उनसे किस तरह के पौधे पैदा उनको मिले, उन सबको देखने के बाद उन्होंने ये एक निष्कर्ष निकाल लिया कि जितने भी लक्षण होते हैं ना, वो किसी एक वस्तु के द्वारा या किसी एक कारक के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। अब उनको अभी ये नहीं पता था कि ये कारक है क्या जो कि इन लक्षणों को निर्धारित करता है हर एक पेरेंट से उनके बच्चों के मध्य। तो इसी कारक को मेंडल ने क्या कहा, फैक्टर या कारक कहा उस वस्तु को, और वही कारक आगे चल के जीन कहा गया जोहानसन के द्वारा। तो आपको यहाँ से 2 टर्म पता चले। एक तो है फैक्टर। फैक्टर मेंडल ने यूज किया था उन कारकों के लिए, या जो भी हम अपने माता पिता से लक्षणों को लेकर आगे आते हैं उसको उन्होंने कारक कहा, और यही कारक आगे चल के जोहानसन के द्वारा जीन शब्द के द्वारा यूज किया गया, जीन शब्द कह के। अब देखो कि मेंडल ने जो ये काम किया उसको उन्होंने 1865 ईस्वी में पब्लिश किया। बट दैट टाइम जस्ट बिकॉज कि कम्युनिकेशन का लेवल उतना अच्छा नहीं था, इन्होंने जो प्रयोग किया उसको समझना उस समय के वैज्ञानिकों के लिए इतना आसान नहीं था, तो इस पे सभी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, और इसी के वजह से इनका जो ये प्रयोग था उसको उस समय ज़्यादा एप्रिसिएशन नहीं मिल पाया। तो इसके जो मेंडल ने अपना काम किया था उसी का पुनः खोज या रीडिस्कवरी अगर देखा जाए तो 1900 ईस्वी में 3 साइंटिस्ट ने किया। ये साइंटिस्ट अलग अलग काम कर रहे थे, और इन्होंने जो काम किया ना उसका भी निष्कर्ष या फिर जो कंक्लूजन था वैसा ही निकल रहा था जैसे मेंडल ने अपने प्रयोगों में उस मैगजीन में डाला था। तो ये तीनों साइंटिस्ट ने 1900 में ये कहा कि बहुत साल पहले मेंडल ने जो प्रयोग किए थे वो तो एकदम सही थे। तो इसी वजह से इन तीनों ने रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल वर्क, जो भी मेंडल के कार्य थे उनको पुनः खोजा और इसको फिर से सबके सामने उजागर किया। अब देखो मेंडल ने जो काम किया था मटर के पौधों पे, तो मटर के पौधों में उन्होंने उसको क्यों चुना, कौन कौन से लक्षणों को चुना, इसको समझते हैं। तो देखो मेंडल ने ये तो बता दिया था ना कि माता पिता से लक्षण को उनके बच्चों में कारक लाते हैं। तो उन्होंने देखा कि ये जो मटर है ना, मटर में भी कई सारे कारक होते हैं जो कि जोड़े में प्रेजेंट होते हैं, एक एक जोड़े में एक एक कारक होते हैं। अब मेंडल ने उन मटर के पौधों में ऐसे 7 लक्षणों को चुना जिस पे कि वो काम करेंगे। उन 7 लक्षणों को बोला गया विपर्यासी लक्षण, मतलब कि कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। वो कैसे थे, एक दूसरे के विपरीत लक्षण थे। ठीक है। अब ध्यान दो कि यहाँ पे
हमें वो लक्षण याद करने हैं। तो देखो, जैसे मान लो हम एक प्लांट देखते हैं ना, तो प्लांट में क्या होता है, एक जैसे प्लांट इमेजिन करो तो उसकी हाइट होगी, उसमें कुछ फ्लावर लगे होंगे, फ्लावर के बाद उसमें कुछ उसकी फलियां या फ्रूट्स लगे होंगे, और फ्रूट के बाद सीड होगा। तो मेंडल ने भी इन्हीं सब लक्षणों को देखा, और देखने के बाद उन्होंने 7 लक्षण चुन लिए इसी में। पहला लक्षण तो उन्होंने चुना कि पौधा जो है उसकी ऊंचाई कैसी है। तो ऊंचाई में हम 2 ही चीज़ें जान सकते हैं, या तो पौधा लंबा होगा या बौना होगा। तो मेंडल ने ये बताया कि अगर पौधा लंबा है तो ये उसका प्रभावी लक्षण है, और अगर वही पौधा जो है बौना है तो वो अप्रभावी लक्षण है। इसी तरीके से उन्होंने ऊंचाई के बाद जो फ्लावर या पुष्प पौधे में लगे थे उसकी स्थिति को देखा कि जो पुष्प लग रहा है क्या वो पौधे के एकदम टॉप पे लग जा रहा है, उसके सिर पे ही, या जो उसमें शाखाएं निकल रही हैं शाखाओं पे लग रहा है। तो इसके आधार पे मेंडल ने बताया कि अगर पुष्प जो है वो अक्ष पे लग रहा है या ब्रांच में लग रहा है तो उसको हम अक्षीय पुष्प बोलेंगे, और ये प्रभावी लक्षण होगा। और जो पुष्प एकदम उसके शीर्षस्थ भाग पे लगता है, उसके सिर पे या प्लांट के एकदम टर्मिनल पोजीशन पे लगेगा, उसको हम अप्रभावी लक्षण बोल देते हैं। इसी तरीके से पुष्प का रंग देखा उन्होंने। रंग में अगर कलरफुल बैगनी कलर का पुष्प है तो वो होगा प्रभावी लक्षण, और अगर वही पुष्प सफ़ेद कलर का है तो अप्रभावी। अब देखो, पुष्प के बाद मटर के दानों पे आ जाओ, फलियों पे आ जाओ। जो मटर की फलियां हम देखते हैं, अगर मटर की फलियां ग्रीन कलर की हैं तो मेंडल ने बोला कि ये एक प्रभावी लक्षण है। सिंपल सी बात है, मार्केट में मटर खरीदने जाओ तो जो ग्रीन ग्रीन मटर की फलियां मिलती हैं वही तो अच्छी लगती हैं हमें, तो वो प्रभावी लक्षण है। और ये अगर वही मटर की फलियां येलो कलर की हैं तो उसको अप्रभावी लक्षण बोल दिया जाता है। सेम अब मटर के फलियों के बीच में जो दाने हैं उनको देखो कि, या फिर मटर की जो आपने मटर का वो खरीदा है फली, उसका आकार देखो, अगर वो एकदम पिचका पिचका है तो मुरझाया हुआ या पिचका हुआ हम कभी नहीं खरीदते हैं, तो उसको अप्रभावी बोल दो। और अगर वही मटर की फलियां फूली हुई हैं, एकदम ताज़ी ग्रीन कलर की दिख रही हैं, तो हम उसको मार्केट से ख़रीद लेते हैं ना। क्यों? क्योंकि वो प्रभावी लक्षण है। ये सिर्फ याद करने के लिए मैं समझा रही हूँ। तो प्रभावी लक्षण में फलियों का रंग हरा और वो फूले हुए होनी चाहिए। अगर वो मुरझाई या पीले कलर की हैं तो वो अप्रभावी लक्षण में आएंगी। अब मटर को जब आप खोलते हो, उसका छिलका हटा रहे हो, तो मटर के दानों पे आओ। तो मेंडल को अपने प्रयोग में ऐसे दाने चाहिए थे जिनको वो फिर से उगा सकें सीड बना के। तो हमें पता है कि जो येलो कलर के दाने होंगे उन्हीं को हम सीड की तरह यूज कर सकते हैं। तो मेंडल ने ये बताया कि अगर मटर के जो दाने हैं या बीज है वो येलो कलर का है तब ये प्रभावी होगा, और अगर दाने हरे कलर के हो गए तो ये अप्रभावी होगा। यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। मटर की फलियां हरे रंग में प्रभावी होती हैं, मगर मटर के जो दाने हैं वो पीले रंग के होके प्रभावी हो जाते हैं। और सिंपल सी बात है, दानों का आकार तो गोल ही चाहिए, गोल है तो प्रभावी, और अगर ये गोल ना हो के झुर्रीदार है, पिचका हुआ है तो अप्रभावी। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि मेंडल ने टोटल 7 पेयर्स को लिए, 7 जोड़े विपर्यासी लक्षणों को लिया, और इसी में उन्होंने कुछ प्रभावी लक्षण निकाले और कुछ अप्रभावी लक्षण निकाले। प्रभावी लक्षण वो लक्षण जो हमेशा अपने आप को दिखाने की कोशिश करेंगे कि हाँ हम प्रभावी हैं, और अप्रभावी लक्षण हमेशा छिपा रहता है, वो जल्दी अपने आप को दिखा नहीं पाता है अगर वो प्रभावी के साथ है तो हमें ये पता चल गया कि मेंडल ने कितने लक्षणों को लिया था और कौन कौन लक्षणों को लिया था। अब हम पढ़ेंगे मेंडल के प्रयोग को। मेंडल के प्रयोग में हमको 2 प्रयोग जानना होता है। मेंडल ने क्या किया था, एक बार में उसने एक लक्षण को उठाया और उस लक्षणों के बीच में क्रॉस करा के फिर देखा क्या रिजल्ट निकल रहा है, और दूसरी बार जब उसने प्रयोग किया तो उसने एक साथ में 2 लक्षणों को ले लिया या 2 से अधिक लक्षणों को लेके फिर क्रॉस करा के देखा कि क्या रिजल्ट निकलता है। तो उन्हीं लक्षणों के हिसाब से उसके प्रयोग को हम 2 भागों में पढ़ते हैं। एक तो है एक जीन की वंशागति, जिसको कि कहा जाता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस या फिर एक संकर संकरण। इसमें देखो क्या हुआ कि मेंडल ने एक जीन की वंशागति को समझने के लिए या अध्ययन करने के लिए सिर्फ एक प्रकार के ही विपरीत लक्षण को चुना। पहले ही मैंने बताया था ना कि मेंडल ने सिर्फ 2 काम किया, एक बार एक प्रकार के लक्षण लिए और दूसरी बार में 2 या 2 से अधिक प्रकार के लक्षण ले लिए। तो पहले हम पढ़ते हैं एक जीन की वंशागति। एक जीन की वंशागति का मतलब सिर्फ एक लक्षणों को लेके उसने क्रॉस कराया है। अब एक लक्षण को लेके क्रॉस कराया है तो नाम भी इसका हो गया है एक संकर संकरण। अब देखो इसमें उसने क्या क्या लक्षण लिए। एक उसने पौधा लिया जो कि लंबा है,
टॉल प्लांट ले लिया मटर का, ये मान लो लंबा पौधा है। इस लंबे पौधे में फल लगा होगा, बीज लगा होगा, तो इसमें इस लंबे पौधे के फ्लावर से उसने क्रॉस करा दिया बौने पौधे के फ्लावर के साथ, ठीक है। अब इस क्रॉस के बाद उसने देखा कि अगर ये लंबा पौधा है, ये बौना पौधा है, और ये दोनों हमको शुद्ध दिखाई दे रहे हैं क्योंकि ये कैपिटल टी मतलब एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट दो एलील जो हैं वो एक जैसे हैं, तो ये होमोजाइगस है, समयुग्मजी। यहाँ पे भी वही क्रोमोसोम पे जो क्रोमैटिड पे एलील हैं या युग्म विकल्पी हैं वो भी एक जैसे हैं, तो ये भी समयुग्मजी है। इन दोनों के जो युग्मक बनेंगे, तो युग्मक बनने का मतलब क्या होता है, इसी में से ये जो दोनों साथ साथ में अभी हैं इनको अब अलग अलग कर दो तो ये अलग अलग हो जाएंगे, तो युग्मक बन जाएगा। तो यही कैपिटल टी का युग्मक बना है एक ये वाला टी, और इनका युग्मक बन गया है ये स्मॉल टी। इन युग्मकों के बीच में ही तो फर्टिलाइजेशन होता है, तो जाइगोट बनता है। तो ये युग्मक जब आपस में मिलेंगे और फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट बनाएंगे या एम्ब्रियो बनाएंगे, तो इनसे जो पौधा हुआ वो पौधा जब मेंडल ने देखा तो ये कैसा हो गया, ये भी पौधा लंबा दिखाई देने लगा। अब मेंडल को ये लगा कि हमने तो एक लंबे पौधे का क्रॉस बौने पौधे से कराया था, बट स्टिल हमको ये कैसा पौधा मिल गया, ये हमको एक लंबा पौधा मिल गया। तो क्या ऐसा रीजन है कि पहली बार में हमको लंबा पौधा मिला, यहाँ पे उन्होंने नोट डाउन किया कि इसको भी हमें पढ़ना होगा। फिर देखो इसमें जो इनको लंबा पौधा मिला था ना, उसका यही तो था कैपिटल टी और स्मॉल टी। इसमें उन्होंने फिर से क्या कराया ना, स्वपरागण करा दिया। स्वपरागण का मतलब क्या होता है, ये मान लो एक ही पुष्प है, इसी पुष्प के जो मेल और फीमेल फ्लावर हैं इन्हीं के बीच में फिर से रिप्रोडक्शन करा दो तो स्वपरागण हो गया। तो स्वपरागण जब कराया गया तो इन्हीं पौधों के दोनों एक जैसे रहेंगे ना पेरेंट्स, तो ये भी लंबा था और ये दूसरा वाला ये भी लंबा था, क्योंकि ये F1 पीढ़ी से प्राप्त हुए हैं हमको। मगर ये जो लंबा है वो संकर लंबा है, दोनों शुद्ध नहीं है, दोनों संकर लंबे हैं। अब इनका भी गैमीट बनाइए, गैमीट में क्या होगा, ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे ना, यही होता है गैमीट बनना। तो गैमीट में एक कैपिटल टी इधर आ गया और स्मॉल टी इधर आ गया। सेम यहाँ पे भी कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों गैमीट बनने के समय अलग अलग हो गए हैं। और ये किस डिवीजन के द्वारा होता है, तो ये अर्धसूत्री विभाजन की वजह से होता है। अब देखो ये जो युग्मक बने हैं, अब ये युग्मक आपस में फ्यूज होंगे, तो ये वाला कैपिटल टी एक बार इनके साथ फ्यूज करेगा तो क्या बनाएगा, कैपिटल टी और कैपिटल टी। अब देखो ये कैपिटल टी फिर से इसके साथ भी फ्यूज हो सकता है और फिर से ये बना देगा एक कैपिटल टी, और क्योंकि इनके साथ फ्यूज हुआ है स्मॉल वाले के साथ तो स्मॉल टी। सेम कंडीशन इसके साथ भी है, ये भी एक बार कैपिटल टी और स्मॉल टी बनाएगा और दूसरी बार जब इससे फ्यूज होगा तो स्मॉल टी और स्मॉल टी बनाएगा। तो यहाँ मेंडल ने देखा कि ये जो F2 पीढ़ी में हमको मिल रहे हैं ये पौधे, उसमें हमको ये जो जितने भी पौधे मिले हैं उसमें कुछ पौधे तो हमको मिले हैं लंबे और कुछ पौधे हमको बौने मिल गए हैं। तो बौने पौधे मिले हैं कैसे आपने जाना, जिसका जीनोटाइप आपको मिल गया स्मॉल टी, वो कैसा होगा, वो बौना हो गया है। अब यहाँ से मेंडल ने ये सोचा कि पहली बार में तो हमने देखा कि एक भी बौना पौधा नहीं मिला था, बट दूसरी बार जब मैंने ये कराया क्रॉस दो लंबे पौधों के बीच में, तो यहाँ से हमको एक यहाँ पे बौना पौधा भी मिल गया है। इसका मतलब ये हुआ कि बौने पौधे का जो जीन था या कारक था उसमें से कुछ ऐसा है जो ट्रांसफ़र होते होते आया है यहाँ तक, और इस पौधे को उसने क्या कर दिया है, बौना कर दिया है। ध्यान से देखो यहाँ पे पहला ये मम्मी ये एक मान लो पापा है, ये मम्मी है, तो मम्मी बौनी थी, पापा लंबे थे, पहला बच्चा लंबा हो गया। अब इस बच्चे का मान लो इसी के सिबलिंग में शादी करा दी जाए, अब जो बच्चे हो रहे हैं उसमें सारे बच्चे तो लंबे हुए मगर सिर्फ एक बच्चा बौना आ गया। तो हम ये बोल सकते हैं ना कि मम्मी का जो जीन था बौनेपन वाला वो कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र होके आया है यहाँ तक, भले ही वो पहली पीढ़ी में दिखाई नहीं दिया मगर दूसरे में वो हमें दिखाई दे रहा है। तो इन्हीं सब चीज़ों को पढ़ के मेंडल ने दो नियम निकाले। एक तो नियम था उनका प्रभाविता का नियम और दूसरा नियम उसने निकाला पृथक्करण का नियम। तो अब हम एक एक नियम को पढ़ेंगे कि कौन सा नियम है प्रभाविता का नियम और कौन सा है पृथक्करण का नियम। तो चलिए समझते हैं प्रभाविता का नियम। देखो प्रभाविता का नियम कुछ नहीं है, जो हमने पीछे पढ़ा है ना, अब उसी को हमने बस रिटन लिख दिया है जिससे कि आपको एक प्रॉपर नोट्स मिल जाए। इसमें बताया गया है
जब विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है, जैसे यहाँ देखो एक लंबा पौधा एक बौना पौधा, इनके बीच में संकरण कराया जाएगा तो F1 पीढ़ी, जो ये पहली पीढ़ी में संतान उत्पन्न हो रहे हैं, वो सभी के सभी केवल प्रभावी लक्षण को ही दिखाएंगे। प्रभावी लक्षण का मतलब क्या होता है? ऐसे लक्षण जो अपने आप को समयुग्मजी और विषमयुग्मजी दोनों ही दशाओं में प्रदर्शित करते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं क्या? प्रभावी लक्षण। अभी हमने यहाँ पढ़ा है ना, ध्यान से देखिए कि पौधों की ऊंचाई में लंबा होना एक प्रभावी लक्षण होता है। तो इसी वजह से जब हम यहाँ पे देखते हैं प्रभाविता का नियम, तो प्रभाविता के नियम में जब विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण करा दिया जाता है तो F1 पीढ़ी में सिर्फ हमें प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं। यहाँ पे हमें दिख गए ना, सारे के सारे लंबे प्लांट हुए हैं। इसी को अगर आप बोर्ड एग्जामिनेशन में लिख रहे हो तो एक और डेफिनेशन लिख सकते हो कि जब भी कभी प्रभावी लक्षण का जीन अप्रभावी लक्षण के जीन दोनों साथ में उपस्थित हो, जैसे यहाँ पे देख रहे हो कैपिटल T और स्मॉल t दोनों ही साथ में उपस्थित हैं, तो प्रभावी लक्षण वाला जीन अपना लक्षण प्रदर्शित करता है और अप्रभावी वाला छुपा रह जाता है। कैसे पता? यहाँ कैपिटल T प्रभावी वाला जीन है और स्मॉल t अप्रभावी वाला, मगर जब इन पौधों को देखा जाएगा तो सारे के सारे पौधे लंबे दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि इनका जो प्रभावी वाला जीन है या कैपिटल लेटर वाला जो जीन है उसने स्मॉल वाले को दिखने ही नहीं दिया, उसको वो मार के नीचे छिपा के ही रखा। तो इसी को बोला जाता है प्रभाविता का नियम। अब हम मेंडल का दूसरा नियम पढ़ते हैं जिसको बोला जाता है पृथक्करण का नियम। इस नियम का नाम है युग्मकों की शुद्धता का नियम। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही आपको याद रखना है कि जो फैक्टर हो गए या कारक या जीन, जो भी आप बोल लो, कि ये जो फैक्टर है ना, जब युग्मक का फॉर्मेशन होना होता है तो ये अलग अलग पृथक हो जाते हैं। मतलब क्या है? यहाँ पे मैंने अच्छे से लिखा है, समझो। जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है, जैसे हमने देखा ना लंबा और बौने के बीच में क्रॉस हुआ, तो ये जो लक्षण होते हैं ना एक साथ साथ रहते हैं, भले ही साथ साथ रहेंगे बट वो कभी भी मिश्रित नहीं होते हैं। और जब भी युग्मकों का फॉर्मेशन होगा तो वो हमेशा एक दूसरे से शुद्ध रूप में अलग हो जाते हैं। और इसी वजह से इस नियम को हम युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। यहाँ पे आपका ये पूरा लिखा हुआ है, आप इसे आराम से पढ़ना। मैं आपको ये समझा देती हूँ कि क्या होता है युग्मकों की शुद्धता का नियम। ध्यान दो, यहाँ पे एक शुद्ध लंबा पौधा है और एक शुद्ध बौना पौधा है। समझो कि लंबे पापा हैं और बौनी मम्मी है। पापा से एक युग्मक लंबाई वाला आया कैपिटल T और बौनी मम्मी से एक स्मॉल t आया। इन दोनों के फर्टिलाइजेशन के बाद जो प्लांट बना उसको हमने देखा कि वो लंबा पौधा आ गया। अब ये लंबा तो है मगर आप ये देख रहे हो कि ये संकर लंबा है, मतलब शुद्ध नहीं है, क्योंकि इसके जो एलिल होंगे ना, एक जगह कैपिटल T होगा और एक जगह स्मॉल t होगा। अब यहाँ पे पहली पीढ़ी में हमको ये जो मम्मी है उनका कोई भी लक्षण दिखाई नहीं दिया है, इसीलिए इस नियम को हमने बोल दिया था प्रभाविता का नियम। सिर्फ प्रभावी लक्षण ही दिखाई दिया था। अब देखो, इसमें जब हम सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागण कराते हैं F1 पीढ़ी में, तो F1 पीढ़ी में स्वपरागण का मतलब है सेम, एक जैसे ही पेरेंट्स होंगे ना दोनों, इनके बीच में फिर से फर्टिलाइजेशन कराइए। अब यहाँ युग्मक कैसे बनेंगे? युग्मक का बनने का मतलब है कि ये दोनों अलग हो जाते हैं, तो ये अलग हो गए यहाँ T और यहाँ पे स्मॉल t, फिर से ये अलग हो गए, युग्मक बनेगा। तो अब इन युग्मकों को जब हम आपस में क्रॉस कराएंगे, अभी हमने पीछे भी देखा है, एक बार ये कैपिटल T इनसे भी मिलेगा, फिर ये एक बार इनसे भी मिलेंगे। इनके पास भी पूरा चांस है कि ये इन दोनों के साथ मिलके क्रॉस करेंगे। अब हमको जो यहाँ रेशियो दिखाई दे रहा है बेटा, वो ध्यान से देखो कि यहाँ पे हमको एक तो शुद्ध लंबा प्लांट दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ कैपिटल T और कैपिटल T है। तो हम बोल सकते हैं ना कि यहाँ वाला जो पौधा है वो शुद्ध लंबा पौधा है, दोनों ही इसमें जो एलिल हैं वो सेम हैं। तो ये समयुग्मजी शुद्ध पौधा है, शुद्ध लंबा हो गया। यहाँ पे दो ऐसे प्लांट हमको दिखाई दे रहे हैं जो कि संकर लंबे होंगे, क्योंकि यहाँ पे एक कैपिटल T है और एक स्मॉल t है, एक कैपिटल T एक स्मॉल t। तो इसके वजह से ये जो पौधे होंगे ये होंगे तो लंबे, मगर ये संकर लंबे कहे जाएंगे, शुद्ध लंबे नहीं होंगे। और यहाँ पे हमको एक ऐसा पौधा मिल जाएगा जो कि बौना होगा, जैसे कि पहले मम्मी उनकी हुआ करती थी। अब यहाँ से हमें ये समझ आया कि जब युग्मक का फॉर्मेशन होना होता है तो ये जो कारक होते हैं वो पूरी तरीके से पृथक हो जाते हैं। भले ही ये यहाँ साथ साथ थे,
लंबे में जब संकर लंबा था तो ये वाला जीन भी साथ में था, मगर कभी भी ये एक दूसरे से मिश्रित नहीं होते हैं। और जैसे ही युग्मकों का फॉर्मेशन होगा तो ये हमेशा एक दूसरे से अलग होंगे। चाहे आप यहाँ देखिए, यहाँ भी युग्मक जब बनना होता है तो ये एक दूसरे से अलग होते हैं। यहाँ पे भी जब युग्मक का फॉर्मेशन होगा तो ये जो हैं जीन्स या फैक्टर वो एक दूसरे से पृथक होते हैं। तो यही कहलाता है पृथक्करण का नियम। यहाँ से आपको जो 2 रेशियो याद करने होते हैं, एक होता है लक्षण प्रारूप और एक होता है जीन प्रारूप। जीनोटाइप को जीन प्रारूप कहा जाता है और इसका रेशियो देखो, 1 शुद्ध लंबा, 2 संकर लंबे और 1 शुद्ध बौना हमको दिखाई दिया है। जीन को देखा है तो पता चला है, मगर जब हम सीधे प्लांट को देखेंगे, फोटो उसका देखोगे आप, तो फोटो में तो हमको 3 लंबे और 1 बौने दिखाई देंगे ना, तो 3 हमको लंबे और 1 बौने दिखाई देंगे। तो लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप रेशियो 3:1 होगा, मगर जीन का रेशियो आपका कैसा होगा, 1 शुद्ध, 2 संकर और 1 शुद्ध बौना, तो 1:2:1। तो ये नियम आपका कहलाता है पृथक्करण का नियम। अब मेंडल का तीसरा नियम और ये अंतिम नियम है, जो कि मेंडल ने 2 जीन इनहेरिटेंस का जब स्टडी किया या फिर 2 जीन वंशागति का अध्ययन किया तब निकाला। इसमें देखो, इसके बारे में मैंने यहाँ पूरा लिख दिया है, यही आप बोर्ड एग्जाम में भी लिख के आओगे और आपको पूरा नंबर मिलेगा। इसमें उन्होंने ये बताया कि जब 2 या 2 से अधिक कंट्रास्टिंग कैरेक्टर या विप्रयासी लक्षणों को लिया जाता है तो क्या होता है कि जब 2 या 2 से अधिक कंट्रास्टिंग कैरेक्टर या विप्रयासी लक्षणों को हम लेके आपस में क्रॉस कराते हैं या फिर संकरण कराते हैं, तो ये जो युग्मक बनते हैं वो सिर्फ एक दूसरे से पृथक ही नहीं होते हैं, बल्कि वो एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से अलग होकर असॉर्ट होते हैं या फिर एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं अलग अलग। तो यहाँ पे आपको ये पूरा लिखा गया है कि मान लो अगर कोई मटर का एक पौधा है होमोजाइगस, जिसमें कि जो उसके सीड हैं या उसके बीज हैं वो पीले और गोलाकार हैं। पीला और गोलाकार होना, पीला रंग है उस बीज का और गोलाकार उसका आकार है, ये दोनों ही प्रभावी लक्षण हैं। ऐसे बीज वाले पौधों को अगर हम हरे झुर्रीदार वाले बीज के पौधे से क्रॉस करा दें, आपको पता होगा कि हरे कलर का बीज और झुर्रीदार बीज ये होना उसका अप्रभावी लक्षण है। जब इनके बीच में संकरण कराया जाता है तो जो पहली पीढ़ी आती है उसमें सभी पौधे आते हैं पीले और गोलाकार, मतलब कि सभी डोमिनेंट वाले या प्रभावी वाले ही दिखते हैं। मगर जब दूसरे पीढ़ी में आप स्वपरागण करा के देखोगे तो वहाँ हर एक जो लक्षण है ना अलग अलग असॉर्ट हो जाते हैं, और ये कहीं पे भी उनके लिए एक कंडीशन नहीं होता है कि अगर आप प्रभावी हैं तो प्रभावी के साथ जाएंगे, अप्रभावी हैं तो अप्रभावी के साथ। हर लक्षण एक दूसरे के प्रति स्वतंत्र रूप से व्यवहार करता है। तो चलो समझते हैं कि ये कैसे व्यवहार होता है। अगर यहाँ पे मान लो ये पीला गोलाकार जो है समयुग्मजी, ये कैसा एक लक्षण है, ये लक्षण जो है ये डोमिनेंट कैरेक्टर वाला लक्षण है। इसका जब आप क्रॉस कराओगे हरे झुर्रीदार वाले के साथ, हरे झुर्रीदार का होना ये कैसा लक्षण है, अप्रभावी लक्षण है। तो पहले तो गैमीट बनेगा। गैमीट बनाने के लिए ये जो 2 हैं, पहले ये अलग होंगे तो वाई वाई अलग हुआ तो एक वाई मैंने यहाँ लिखा, फिर आर अलग होगा तो इनमें से एक आर इसके साथ जुड़ जाएगा। यहाँ से भी स्मॉल वाई इनमें से एक आ गया और स्मॉल आर से एक स्मॉल आर आ गया। ये दोनों युग्मक जब मिलेंगे तो हमको पीला गोलाकार बीज वाला पौधा मिलेगा F1 पीढ़ी में। आपको कैसे पता चला कि ये पीले रंग का होगा और गोलाकार इसका आकार होगा? क्योंकि हमने बताया था जहाँ कहीं भी आपको एक भी कैपिटल लेटर दिख जाए तो वो प्रभावी लक्षण वाला जीन ही होता है और अपना प्रभावी लक्षण ही शो कराएगा। तो हमें पता था वाई, कैपिटल वाई एक क्या है, पीले रंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और कैपिटल आर होना राउंड या फिर गोल कलर के बीज के लिए है। तो यहाँ एक कैपिटल वाई और एक कैपिटल आर है, तो ये जो बीज का होगा वो होगा पीला और गोलाकार। ये F1 पीढ़ी का बीज मिला है हमको। अब इस F1 पीढ़ी का जो ये बीज मिला है, इसमें से देखो कितने तरीके के युग्मक बन सकते हैं। तो ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको मैं समझाती हूँ, अच्छे से समझना। मान लो ये क्रोमोसोम था ना, ऐसे ही तो होता है। इस क्रोमोसोम पे ये वाला है कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ठीक, और इस क्रोमोसोम पे पड़ा हुआ है कैपिटल आर और स्मॉल आर। हमको यहीं से तो बनाना है कि इससे कितने तरीके के हमको गैमीट मिल सकते हैं। तो क्योंकि मेंडल ने 2 कैरेक्टर को एक साथ में लिया था तो हमने भी यहाँ पे दोनों कैरेक्टर को साथ में स्टडी करने को सोचा है। अब जब युग्मक बनेंगे तो ये अलग होंगे और ये भी अलग होंगे।
क्योंकि ये नियम बताता है हमको पृथक्करण का नियम कि जब भी युग्मक बनना होता है तो ये दोनों एलील अलग अलग होते हैं। तो ये वाई यहाँ आ गया और ये वाला वाई यहाँ आ गया, कैपिटल आर यहाँ आ गया और स्मॉल आर भी यहाँ आ गया। अब देखो, एक तो ये पृथक तो हो गए, मगर मेंडल का तीसरा नियम जो है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, वो ये बताता है कि ये सिर्फ पृथक ही नहीं होते हैं, वो एक दूसरे के प्रति स्वतंत्र रूप से व्यवहार भी करते हैं। व्यवहार स्वतंत्र रूप से करने का मतलब है ये दोनों आपस में तो एक साथ कभी नहीं आएंगे, मगर ये अगर मान लो ये दो राजकुमार हैं तो इन राजकुमारियों में से वो किसी एक के साथ भी आ सकते हैं। तो ये कैपिटल वाई कैपिटल आर के साथ भी आ सकता है, ये कैपिटल वाई जो है स्मॉल आर के साथ भी आ सकता है, क्योंकि इसको दो चांस है, इन दोनों राजकुमारियों में से किसी एक को चुन सकता है ना। तो एक बार कैपिटल वाई मान लो स्मॉल आर के साथ आया और एक बार ये कैपिटल आई कैपिटल आर के साथ आ गया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये जो स्मॉल वाई है इसके पास कितने चांस हैं। तो सेम इसके पास भी उतना ही मौका है कि ये स्मॉल वाई इसके साथ भी शादी कर सकता है जो कि स्मॉल आर वाली है, और यही स्मॉल वाई इनके साथ भी शादी कर सकता है जो कि कैपिटल आर वाली हैं। तो टोटल हमने देखा कि जब ये चार थे वाई वाई आर आर, तो ये क्या किए, ये इनके साथ भी आ सकता है, इनके साथ भी आ सकता है, ये जो है ये भी इसके साथ आ सकता है और इसके साथ भी आ सकता है। शर्त बस इतनी है कि दो लेटर कभी भी एक साथ नहीं आएंगे युग्मक बनने में। कभी देख रहे हो वाई वाई या आर आर साथ में, कभी नहीं। तो युग्मकों में कभी भी सेम कलर के लेटर एक साथ नहीं आएंगे। तो हमको टोटल कितने युग्मक दिखाई दिए यहाँ पे कि इससे हमको टोटल 4 तरीके के युग्मक दिखाई देते हैं। देखिए यहाँ पे 4 युग्मक कौन से, एक बार हमने देखा कि ये जो कैपिटल वाई है किसके साथ आएगी, कैपिटल वाई कैपिटल आर के साथ, एक बार कैपिटल वाई स्मॉल आर के साथ आ जाएगी। अब जो देखो ये जो स्मॉल वाई था, एक बार स्मॉल वाई बड़े वाले आर के साथ आ सकता है और एक बार यही स्मॉल वाई स्मॉल आर के साथ आ सकता है। तो हमने टोटल 4 तरीके के गैमीट देख लिए जो बनेंगे इसमें जब मेंडल ये अपना डाई हाइब्रिड क्रॉस कराएंगे। तो देखो अब ये डाई हाइब्रिड क्रॉस के बाद क्या हमको दिखाई देता है, कैसे रिजल्ट बनते हैं। अब जो ये युग्मक बने थे ना, मेंडल ने इन युग्मकों के बीच में क्या कराया, क्रॉस कराया। सिंपल सा क्रॉस है, यहाँ पे लिख दो चारों युग्मकों को और यहाँ पे चारों को। ऊपर वाले 4 जो हैं उनको एज अ मदर ट्रीट कर दो कि ये मम्मियाँ हैं, और नीचे ये जो 4 बने हुए हैं उनको फादर ट्रीट। अब देखो ये जो गैमीट बना है, ये गैमीट एक बार क्या करेगा, इनके साथ भी फ्यूज करेगा, जो ऊपर लिखा हुआ है ना उसी के अकॉर्डिंग ये फ्यूजन होता रहेगा। तो यहाँ पे मैं ऐसे कर देती हूँ जिससे कि और आसान बन जाए हमको ये पढ़ना। अब ध्यान दो, एक बार ये जो है वाई कैपिटल आर, एक बार इनसे मल्टीप्लाई कराओ तो इनका क्रॉस होगा तो ये बनेगा, फिर ये इनके साथ भी मल्टीप्लाई करेगा, यही वाला इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेगा और सेम ये इनके साथ भी मल्टीप्लाई करेगा। ऐसे ही ये जो वाई आर है ये इनके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, इनके साथ भी, इनके साथ भी, इनके साथ भी। ये जितने चारों हैं हर एक के पास चांस है कि हर एक के साथ जाके वो फर्टिलाइजेशन करके नया सीड बना सकता है। अब जितने तरीके के यहाँ सीड बने हैं, गिनो कितने नंबर में बने हैं, तो 4 4 8 4 3 12 4 चौको 16, टोटल आपको 16 प्रकार के सीड मिले ना यहाँ से। और यहाँ पे जो 16 हैं उनमें देखो कौन कौन से तरह के मिलेंगे। तो जहाँ कहीं भी आपको एक बार कैपिटल वाई और एक बार स्मॉल आर दिख जाए, जो मैंने येलो कलर से बना रखे हैं आप देख लेना, तो वो कहलाएंगे पीले और गोलाकार वाले बीज होंगे। क्यों? क्योंकि कैपिटल वाई से पीला रंग आ जाएगा और कैपिटल आर से गोलाकार शेप आ जाएगा। तो जब गिनोगे तो ये टोटल 9 नंबर में मिलेंगे। यहाँ मैंने कर दिया है, आराम से गिनना। अब अगर जहाँ कहीं आपको एक कैपिटल वाई दिख जाए और आपको आर में दोनों ही स्मॉल आर दिखें, तो कैपिटल वाई की वजह से इसका रंग तो पीला हो जाएगा, मगर स्मॉल आर की वजह से ये झुर्रीदार होगा। तो ये बीज पीला और झुर्रीदार होगा और ऐसे हमको 3 तरीके के बीज दिखाई देंगे। अब अगर देखो दोनों ही वाई स्मॉल वाई इसमें मिलें और इसके साथ एक हमको कैपिटल आर दिख जाए, तो क्योंकि कैपिटल आर से हमको राउंड कलर का मिल जाएगा सीड गोल में, मगर वाई दोनों स्मॉल है इस वजह से हमको हरे रंग का बीज दिखाई देगा और इसका लक्षण हो जाएगा हरा और झुर्रीदार, हरा और गोलाकार, क्योंकि कैपिटल आर है। और सिर्फ एक ऐसा प्लांट मिलेगा जो कि पहली मम्मी थी,
हरा झुर्रीदार वाली उनके जैसा मिलेगा, क्योंकि यहाँ दोनों ही स्मॉल वाई और स्मॉल आर हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि मेंडल का जो थर्ड नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, इसमें लक्षण प्रारूप के जो आते हैं रेशियो, इसको हम लक्षण प्रारूप बोलते हैं, वो होता है 9:3:3:1, मतलब 9:3:3:1। अब इसमें आपको पता है कि 9 क्या है, 3 क्या है, 3 क्या है, 1 क्या है, और जीनोटाइप या फिर जो जीन प्रारूप है उसका रेशियो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जिसको आप आराम से यहाँ से समझ लेना। तो इस तरीके से हमने मेंडल के ये जितने नियम थे, तीनों नियम को बहुत ही आराम से पढ़ा है। अगर आपको इसको इंग्लिश मीडियम में देखना है तो आप चैनल पे जाके वो भी देख सकते हो जेनेटिक्स के प्लेलिस्ट में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और ऐसे और भी वीडियोज़ के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।